सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल लर्न संस्कृत विद सत्तू में। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। इसके पूर्व वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्वर, आज पढ़ेंगे व्यंजन। उसी के क्रम में है एक, यहाँ पर देखते हैं बच्चे, अनुनासिक स्वराः। अनुनासिक स्वर कौन होते हैं उसको नीचे बताया गया है। मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिताः स्वराः अनुनासिक स्वराः भवन्ति। कह रहा है मुखेन सह मतलब मुख के साथ, नासिकया अपि मुख के साथ नासिका से भी उच्चारित स्वराः, उच्चारित स्वर अनुनासिक स्वराः भवन्ति मतलब होते हैं। देखते हैं अंग, आंग, ई, ईं, ऊ, री, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से इनका उच्चारण किया जाता है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है व्यंजनानि। क्या है? व्यंजनानि। हम लोग पूर्व वाली वीडियो में, पूर्व के वीडियो में हम लोग स्वर को देख चुके हैं। व्यंजन को देखना है, जो कि दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे स्वर, दूसरे नंबर पे व्यंजन। व्यंजनानाम् उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायतायाः अपेक्षा आवश्यम भवति। कह रहा है व्यंजनानाम, व्यंजनों के उच्चारणे, उच्चारण में कस्यचित् कोई स्वर का सहायता अपेक्षा, स्वर की सहायता अपेक्षा मतलब आवश्यकता अवश्य होती है, अवश्यम भवति अवश्य ही होती है। अतः वर्णमालायाम, अतः इसलिए वर्णमालायाम, वर्णमाला में, कह रहा है अतः मतलब इसलिए, वर्णमालायाम वर्णमाला में व्यंजनानाम उच्चारणार्थम, व्यंजनों के उच्चारणार्थ के लिए सर्वत्र स्वर, स्वरस्य, स्वर का योजनम, जुड़ाव भवति मतलब होता है। उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि कैसे हुआ है। उदाहरण इसका सिंपल से है, हम लोग उदाहरण को देखते हैं। कह रहा है जैसे क, ये जो क लिखा है कोष्टक में बच्चा, ये क जो है आधा क है और इसके साथ ये स्वर है अ, ये क क्या है? व्यंजन है, और ये क क्या है? स्वर है। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये संपूर्ण क स्वर हुआ, व्यंजन हुआ। और ये ग क्या है? ग भी व्यंजन है और अ इसमें जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यंजन के साथ अ का जुड़ाव रहेगा तभी वो संपूर्ण व्यंजन बन पाएगा, अन्यथा वह संपूर्ण व्यंजन नहीं है, वो अर्ध स्वर, अर्ध व्यंजन हो जाएगा। अब इन दोनों के जुड़ जाने की वजह से यहाँ पे क्या बन गया? संपूर्ण ग बना। अब ऐसे ही ख को हम लोग देखेंगे, ख और प्लस अ, ख प्लस अ मिलके पूरा ख बना। घ प्लस अ मिलके, ये दोनों जुड़ के, ये बीच में जो जोड़ दिया है मतलब कि ये दोनों मिलके ही पूरे घ का निर्माण किए। ठीक है। अब कह रहा है अत्र, अत्र व्यंजनम केवलम क, ख, ग, घ इत्येव अस्ति। अत्र यहाँ व्यंजन केवल क, ख, ग इति, ये ही हैं, ये ही हैं। कौन कौन से हैं व्यंजन? क, ख, ग, घ, ङ, यही हैं। ठीक है। फिर अत्र अ जो है ये स्वर, स्वरः केवलम उच्चारणार्थम योजित्वा अस्ति। कह रहा है कि यहाँ अ का केवल उच्चारण के लिए जोड़ा गया है। इस अ स्वर का जुड़ाव या लगाव या यहाँ पे उपस्थिति केवल उच्चारण के लिए है, ना कि किसी और इसका कार्य है, ना कि कोई और इसका कार्य है। अब हम लोग देखते हैं कि व्यंजनानाम, व्यंजनों के चार भेद होते हैं। व्यंजनानाम चत्वारः भेदाः सन्ति। व्यंजन के चार भेद होते हैं। वो भेद कौन कौन से हैं हम लोग इस तालिका में देखेंगे कि वो भेद कौन कौन से हैं।
जो हमको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें तालिका में बना के समझाया गया है, किताब में बहुत अच्छे से बनाया गया है, समझाया गया है। कह रहा है कि स्पर्श वर्ग्याः वर्णाः, स्पर्श जो चार वर्ण हैं उसको इस खंड में बांटा गया है। स्पर्शाः वर्ग्याः वर्णाः। कह रहा है कवर्ग, कवर्ग में कौन कौन से आते हैं बच्चा? क ख ग घ ङ, ये कवर्ग होते हैं। चवर्ग में च छ ज झ य, टवर्ग में ट ठ ड ढ ड़, और तवर्ग में त थ द ध न, और पवर्ग में क्या होते हैं? प फ ब भ म, ऐसे करके ये हमको जो व्यंजन वर्ण हैं इनकी विभाजन हो गया है। तो हम लोग इसको, हमारा होमवर्क क्या रहेगा कि इसको हमको याद करना है कि कवर्ग में कौन से आते हैं, चवर्ग में कौन आता है, टवर्ग में कौन आता है, तवर्ग में कौन आता है, पवर्ग में कौन आता है, और ऐसे करके हम पूरा व्यंजनों को याद कर लेंगे, व्यंजनों को स्मरण कर लेंगे, तो हमारे लिए बहुत हितकारी होगा और हम इसको याद करेंगे। आज का हमारा होमवर्क इसी में होगा कि हम इसको क्या करेंगे। अब कह रहा है कि उसके नीचे टिप्पणी में कह रहा है कि स्पर्शाः वर्ग्याः, स्पर्श वर्ण जो है वर्णाः स्वकीय उच्चारण स्थानानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ताः भवन्ति। कह रहा है व्यंजन वर्ण जो हैं स्वकीय उच्चारण, अपने उच्चारण स्थान अनुसार पंचसु भागेषु, भाग में विभक्ताः भवन्ति, 5 भागों में विभक्त हुए हैं अपने उच्चारण के अनुसार। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वो 5 भाग कौन कौन से हैं जिसके वो उच्चारण के अनुसार 5 भागों में विभक्त हुए हैं, देखते हैं। अंतस्थ वर्णाः, अब वो 5 भाग कौन से हैं? वो हैं अंतस्थ वर्णाः। अंतस्थ वर्ण अब हम लोग पहले में देखे थे, फिर अब दूसरे में देख रहे हैं। अंतस्थ वर्णा य व र ल व, ये जो है बच्चा ये क्या है? य र ल व, यह अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण कह रहा है अंतस्थ वर्णाः बहुत्रः, बहुत्र अंतःस्थाः वर्णाः बहुत्र स्वर वर्णानां स्थाने जायन्ते, अतः एते अर्धस्वराः इत्यपि उच्यते। इसका उपयोग भी हमको बता दिया कि ये य व र ल का उपयोग कहाँ है और ये क्यों हमारे लिए जरूरी है। तो इसको बताने के लिए कह रहा है अंतस्थ वर्णाः बहुत्र स्वराणाम, स्वरों के, बहुत से स्वरों के स्थान में होते हैं, अतः एते है, अतः इसलिए ये अर्धस्वरा, आधा स्वर, इति अपि, ये भी उच्यन्ते, आधा स्वर के भी नाम से यह उच्चरित होते हैं। अंतस्थ वर्ण का उपयोग भी हमको बता दिया और इसका उच्चारण कैसे होता है, किस लिए होता है, ये भी हमको नीचे वाली लाइन से पता चल गया। अब हम इस य र ल व को देखते हैं कि ये कैसे अर्धस्वरा हैं। ठीक है, ई है बच्चा, ई और अ, ई और अ मिलके य बना है। अब य का यथा, य का हम प्रयोग देखते हैं कैसे य का प्रयोग हुआ है। जो अ है, अ, य और अ, आधा य है और अ है, और यथा मतलब जैसे। अब इसका प्रयोग कैसे किया है? यदि धन अपि लिखा हुआ है, यदि धन अपि। अब इसको हम देखते हैं ये कैसे है। यद्यपि मिलके क्या बनेगा बच्चा? यद्यपि। तो यह ऐसे है कि यहाँ लिखते हैं य आधा द फिर य, तो ये मिल के क्या बन जाएगा? यद, आधा द और य मिल के ये बन जाएगा यद्यपि, यद्यपि बन जाएगा। क्यों बन जाएगा बच्चे? जो ई है इसकी जगह पे य हो जाएगा। ये ऐसे, जो य का हमको दी दिख रहा है,
ये दी, ये ऐसे है बच्चा। तो ये जब इसके इसके उधर से दी निकल जाएगा, द का ई निकल जाएगा, तो ये ऐसे द और ई ऐसे है, तो ई की जगह पे य हो जाएगा और द आधा द और मिलके यद्यपि बन जाएगा, यद्यपि। अब ऐसे ही री है, री प्लस अ मिलके र बना, तो र और अ के जोड़ से क्या बन जाएगा, पितृधन आज्ञा, मिलके बन जाएगा पित्राज्ञा, ऐसा बन जाएगा पितृधन आज्ञा, मिलके क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा। वैसे री धन, री जोड़ अ है, तो ये बन के क्या बना, ल, और ल जोड़ अ मिल के क्या बन जाएगा, लृधन, लृधन आकृति, मिल के बन जाएगा लाकृति। ठीक है। वैसे ही ऊ जोड़ अ मिल के क्या बना, व बना। अब वैसे ही व और प्लस अ मिल के क्या बन जाएगा, क्योंकि सु में जो ऊ है, ऊ और ये जो अ है मिलके क्या बन जाएगा, सु, ऊ को व आदेश हो जाता है। ये थोड़ी सी बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन आपको मैं समझाता हूँ। ये जो सु है, सु और इसके अंदर क्या है, इसको ऊ को व हो जाता है, तो यहाँ पे ये सब बातें दिखा है। देखिए जो य, र, ल, व यही होता है इनके स्थान पे। ई को देख रहे हैं, ये जो ई है इसके स्थान पे य, री को र, री को ल और ऊ को व। वैसे ही सु में जो ऊ है, सु में जो ऊ है ये वाला, लृ में जो लृ है इसके जगह पे ल हुआ है, पितृ में जो री है इसके जगह पे त्रा हुआ है, यद्यपि में जो ई है ये वाला इसके जगह पे य हुआ है। तो जो इसके जगह पे देखो ये दिया है, ऐसे ई के जगह पे क्या होगा, य होगा, री की जगह पे र होगा, री की जगह पे ल होगा और ऊ की जगह पे व होगा। तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, स्वागतम, सुधन आगतम मिलके क्या बन जाएगा, स्वागतम। ठीक है। और उष्म वर्णाः, उष्म वर्ण कौन कौन से हैं, स, स, ह, कौन कौन से हैं बच्चा, स, स, ह, ये हैं उष्म संज्ञक वर्ण। उष्म वर्णाः ये कौन कौन से हैं, स, ह। उष्म वर्णानां व्यंजन वर्णानां उच्चारण समय है मुखात् उष्ण वायु निसरति ही। अब कह रहा है उष्ण वर्ण कौन कौन से हैं, जब हम स, ह का उच्चारण करते हैं तो इन व्यंजनों के वर्णों के उच्चारण के समय में मुखात मतलब मुख से, उष्ण मतलब गर्म, वायु मतलब श्वास, निसरति ही मतलब निकलता है। अब हम स का आप लोग उच्चारण करके एक बार उच्चारण करके देखिए, और इसका ऐसे ही हमारे मुंह से जो वायु निकलती है वो गर्म निकलती है, इसीलिए इसको उष्ण वर्ण कहते हैं, गर्म वर्ण, क्योंकि उसके साथ जब हम उच्चारण करते हैं तो उसका हमारे मुंह से उसमें से हवा निकलता है। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।